नाउ अब बात करते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस की। तो जब हमने बचपन में नंबर सीखे थे तो हमने वहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन करने सीखे थे। तो कुछ जो अपने बेसिक ऑपरेशंस थे वो थे, एक आपने पॉजिटिव ऐड करना सीखा, फिर माइनस करना सीखा, उसके बाद हमने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना सीखा था। यही सेम चीज़ अब हम वेक्टर के साथ ऑपरेशन करेंगे, जहाँ पे हम दो वेक्टर्स को ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो जब भी हम दो वेक्टर्स को ऐड करते हैं, उस ऐड करने के प्राइमरीली दो तरीके होते हैं। सो हम जब बात करते हैं एडिशन की, वेक्टर एडिशन की, तो उसके प्राइमरीली दो तरीकों से बात करते हैं। एक तो होएगा आपका वेक्टर एडिशन, जिसमें हम कहेंगे उसका ग्राफिकल मेथड, दूसरा होएगा एनालिटिकल मेथड। ऑलराइट, नाउ ग्राफिकल मेथड ये होगा कि दो वेक्टर्स को आपने एरो बना के ऐड कर लिया। एनालिटिकल होएगा जिसमें आप एक्चुअली उनको फिजिकल ऐड कर रहे होंगे। एनालिटिकल में आपके नंबर्स इन्वॉल्व होंगे। नाउ ग्राफिकल मेथड जब हम करते हैं तो ग्राफिकल मेथड के आपके तीन तरीके हैं। ग्राफिकल मेथड में आपके तीन लॉ यूज़ होते हैं। एक को कहते हैं ट्रायंगल लॉ, एक को आप कहेंगे पॉलीगन लॉ, या फिर उससे पहले लिखते हैं पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा होता है जिसको आप कहते हैं पॉलीगन लॉ। एनालिटिकल के दो मेथड होते हैं। एक तो आप दोनों के ऊपर इस पर बात करते हैं। एक तो आप वेक्टर्स को IJK में ऐड करते हैं, दूसरा आप उसके कंपोनेंट लेके उनको ऐड करते हैं। तो इन पांचों की बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके ट्रायंगल लॉ की। नाउ ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि आपका ट्रायंगल लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर आपको दो वेक्टर ऐड करने हैं, तो हम यहाँ पे कर ये रहे हैं कि लेट्स से C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। अब यहाँ पे हम एडिशन वाला ये सीख रहे हैं। तो हम दो वेक्टर हैं, लेट्स से एक आपका A वेक्टर है और ये आपका थीटा एंगल पे B वेक्टर है। हम इन दोनों को ऐड करना चाहते हैं। तो अपना ग्राफिकल ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि दो वेक्टर जिनको आपने ऐड करना है उनको हेड टू टेल ज्वाइन करें। तो आपका एक वेक्टर, लेट्स से ये वेक्टर है, सेम वेक्टर बना लेते हैं। एक वेक्टर आपने हेड टू टेल ऐसे एक वेक्टर बनाया A वेक्टर, हेड टू टेल आपने दूसरा वेक्टर यहाँ बनाया, ये आपका B वेक्टर आ गया। ट्रायंगल लॉ ये कहता है कि इनका जो पहले वेक्टर की टेल और दूसरे वेक्टर का हेड जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपका तीसरा वेक्टर आएगा, दिस विल बी इक्वल टू C वेक्टर विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। ये थर्ड साइड आपकी रिप्रेजेंट करेगी तीसरे वेक्टर को। नाउ दूसरा आपका लॉ जो है जिसको आप पैरेललोग्राम लॉ कहते हैं, पैरेललोग्राम लॉ, ये वेक्टर कहता है कि अगर आप, ये लॉ ये कहता है कि अगर आपने दो वेक्टर ऐड करने हैं, उन वेक्टर को आप टेल टू टेल ज्वाइन करें। तो आपका जो A वेक्टर है उस वेक्टर को आपने टेल टू टेल ज्वाइन किया, तो ये आपका एक वेक्टर आया A वेक्टर, दूसरा वेक्टर आपने टेल टू टेल ज्वाइन किया, यह है आपका B वेक्टर। ऑलराइट, अब इस A वेक्टर के पैरेलल एक और वेक्टर बनाएं जो कि आपका ये वेक्टर बनेगा, और A वेक्टर इसी के पैरेलल आपने दूसरा वेक्टर बनाया, ये बना आपका B वेक्टर। बिकॉज हमें पता है कि एक वेक्टर के पैरेलल हम कोई भी दूसरा वेक्टर बनाएंगे और दोनों सेम वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ पैरेललोग्राम लॉ ये कहता है कि जब आप इनका ये डायगोनल बनाएंगे तो ये वाला जो डायगोनल है, ये डायगोनल आपका रिप्रेजेंट करता है आपका रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको आप रिजल्टेंट वेक्टर नाम देते हैं। दो वेक्टर के एडिशन को हम यूजुअली रिजल्टेंट वो कहते हैं। किताबों में आपको R वेक्टर या फिर C वेक्टर के नाम से मिलेगा। तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो आपका डायगोनल होएगा। नाउ दोनों वेक्टर सेम चीज़ कह रहे हैं लेकिन इनका यूसेज अलग है। कई बार जैसे मैं क्लास में सवाल पूछता हूँ कि बताओ इन दोनों में से बेस्ट मेथड कौन सा, इनमें से बेटर मेथड कौन सा इन दोनों में से। अक्सर स्टूडेंट कहते हैं या तो ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ। आपका बेस्ट मेथड या बेटर मेथड हमेशा इस बात पे डिपेंड करता है कि उसकी यूसेज क्या है, ज़रूरत के हिसाब पे डिपेंड करेगा। नाउ इसमें अगर सिचुएशन इस प्रकार की है कि एक पार्टिकल है, एक बंदा है, वो अपने घर से निकला, 3 किलोमीटर पहले वो इस डायरेक्शन में गया, फिर 4 किलोमीटर इस डायरेक्शन में गया, बताओ अपने घर से कितना दूर है। उस केस में आप ट्रायंगल लॉ यूज़ करेंगे। अगर आपके एक ही पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगा, बताओ उसका नेट मूवमेंट किस डायरेक्शन में होएगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर आपको बताएगा। उस केस में आप पैरेललोग्राम लॉ यूज़ करेंगे। तो इन दोनों के यूसेज पर डिपेंड करेगा, सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि इन दोनों में से बेटर मेथड कौन सा है। तो ये आपके दो वेक्टर को ऐड करने का
तरीका हो गया ना। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। शुरू में सुनने में लगता है अरे बड़े आसान से तो पता नहीं क्या ऑब्वियस सी बातें कर रहे हैं ना। इसी के ऊपर 2019 में एक सवाल आया था, लोगों ने उस, अभी हम सवाल करते हैं इसके बाद, और कई लोगों ने वो सवाल, आई हैव नो आइडिया, बट कई लोगों ने वो सवाल फॉर सम रीज़न वो गलत कर दिया है। बहुत ही सिंपल सवाल था। अभी इसके बाद वो सवाल एक बार सॉल्व करते हैं। पहले एक बार ये पॉलीगन लॉ की बात और कर लेते हैं ना। पहला लॉ हो गया आपका ट्रायंगल लॉ, फिर आपका पैरेललोग्राम लॉ, तीसरा आपका पॉलीगन लॉ। ना पॉलीगन लॉ ये कहता है कि पॉलीगन लॉ इज एप्लीकेबल फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स। 2, 3, 4, 5 वेक्टर अगर एक पॉइंट पे अप्लाई हो रहे हैं, मान लीजिए एक उसके ऊपर एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में, एक फोर्स इस डायरेक्शन में और एक फोर्स इस डायरेक्शन में, लेट्स नेम देम ABCD, ये 4 आपके फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं ना। पॉलीगन लॉ ये कहता है, जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे पॉलीगन लॉ की, पॉलीगन लॉ ये कहता है कि इन वेक्टर्स को आप किसी भी ऑर्डर में, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले आपने A लिया, B लिया, C लिया, D लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी ऑर्डर में इनको आप हेड टू टेल ज्वाइन करें। तो उस केस में मान लीजिए सबसे पहले हमने A वेक्टर ले लिया। सो A वेक्टर लेट्स से यहाँ पे अपना A वेक्टर आया। उसके बाद मान लीजिए आप C वेक्टर ले लेते हैं, तो C वेक्टर यहाँ से ये आपका C वेक्टर आया। उसके बाद मान लीजिए हमने B वेक्टर ले लिया, सो ये आपका B वेक्टर आया। उसके बाद हमने D वेक्टर लिया, D वेक्टर कहीं यहाँ पे आया। तो पॉलीगन लॉ ये कहता है कि जो आपका ऑलराइट, पॉलीगन लॉ ये कहता है कि जब आपका जो कॉम्बिनेशन बना उसमें पहले की टेल और आखिरी के हेड को जब आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपका रिजल्टेंट E वेक्टर बन जाएगा। सो लेट्स से आपका रिजल्टेंट वेक्टर E वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C प्लस D, ये कह रहे थे हम। तो आपका E वेक्टर रिप्रेजेंट होएगा आपके पहले की टेल और आखिरी के हेड को ज्वाइन करने से ये इन सब का रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। दिस इज व्हाट द पॉलीगन लॉ सेज। और अगर पॉलीगन लॉ में आपके सिर्फ 2 ही वेक्टर हैं तो एक्चुअली आपका ट्रायंगल लॉ बन जाता है, बिकॉज वी नो ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल इज अ पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स। तो आपका पॉलीगन लॉ ट्रायंगल लॉ में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपके 2 ही वेक्टर हों पर 2 से ज़्यादा हैं तो आप पॉलीगन लॉ ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। नाउ इसी के ऊपर एक सवाल सॉल्व करते हैं जो अभी आपसे 2019 में ही पूछा गया है। उसके बाद एनालिटिकल मेथड पे चलेंगे कि कौन से 2 तरीक़ों से आप वेक्टर एडिशन एनालिटिकली कर सकते हैं। 2019 का सवाल है, क्वेश्चन से अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इज एक्टेड बाय 3 फोर्सेस शोन बाय द वेक्टर्स ट्रायंगल PQR। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, ऑप्शंस हैं चेंज अकॉर्डिंग टू द स्मॉलेस्ट फोर्स QR, इंक्रीज, डिक्रीज या फिर रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ इसको अगर हम ड्रॉ करेंगे तो आपका जो वेक्टर दिया हुआ है कॉम्बिनेशन वो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये आपका P है, ये आपका R है और ये आपका Q है। सो PQ और QR और आपका ये ऐसे बना हुआ है PQ, ये आपके वेक्टर्स हैं। राइट, तो ये 3 अलग अलग फोर्सेस हैं जो आपके किसी एक पार्टिकल के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। नाउ ये क्योंकि ये कंप्लीट ट्रायंगल फॉलो कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए इसको हमने A वेक्टर B, ये आपका A वेक्टर, B वेक्टर और C वेक्टर कहा है, तो ये क्योंकि तीनों आपके ट्रायंगल को फॉलो कर रहे हैं, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि आपका जो ये वेक्टर होएगा, इसको आप लिख सकते हैं कि यहाँ से Q से आप यहाँ पे और यहाँ गए और उसके बाद ये गए, तो आप ये लिख सकते हैं आपका A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू इन 2 वेक्टर को अगर हम इस C को एक में डॉटेड बना लें तो इस डायरेक्शन में जो आपका कंपोनेंट आएगा, इसका टेल और इसका हेड मिला के इसको मान लीजिए D वेक्टर कह लेते हैं, विल बी इक्वल टू D वेक्टर। राइट, ये आपका इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा। नाउ इस केस में जो C वेक्टर दिया हुआ है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में D वेक्टर के, सो दिस विल बी इक्वल टू माइनस C वेक्टर। नाउ इस केस में क्योंकि ये ट्रायंगल में आपके ऐसे फोर्सेस लग रहे हैं तो इनका नेट रिजल्टेंट 0 होएगा। नेट रिजल्टेंट अगर 0 है और कोई पार्टिकल आपका किसी v वेलोसिटी से जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। नेट रिजल्टेंट फोर्स अगर 0 है तो हेंस इसका ऑप्शन नंबर D रिमेन्स कांस्टेंट वुड बी द राइट आंसर। तो ये सवाल आधे मिनट के अंदर अंदर आपके सिर्फ ट्रायंगल लॉ की अगर आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग है उसके बेसिस पे सॉल्व हो सकता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी हमेशा रखनी है। कॉन्सेप्ट जितने ज़्यादा क्लियर हैं उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस है उतने ज़्यादा आपके नंबर आएंगे। राइट, सो मूविंग ऑन, अब इसके बाद बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की। 2 वेक्टर ऐड करने के एनालिटिकल मेथड की अगर हम बात करें, कर अभी भी हम ये रहे हैं कि C वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर। सो अगर आपको A वेक्टर और B वेक्टर 2 वेक्टर दे रखे हैं IJ के कंपोनेंट के बेसिस पे, सो एनालिटिकल पहला मेथड हो जाएगा। मान लीजिए आपको A दिया हुआ है A1 I कैप प्लस B1 J कैप प्लस C1 K कैप। राइट, और B वेक्टर एक काम करते हैं, इसको A1 A2
और A3 लिख लेते हैं। ऑलराइट, बी वेक्टर है वो आपको दे रखा है B1 i कैप प्लस B2 j कैप प्लस B3 k कैप, ये आपको वेक्टर दिया हुआ है ना। उस केस में अगर आप c इक्वल टू a प्लस बी करेंगे तो आपका जो c वेक्टर आएगा वो हो जाएगा A1 प्लस B1 उसके साथ i कैप प्लस A2 प्लस B2 j कैप प्लस A3 प्लस B3 k कैप। नाउ इसमें हमने सिंपल सा काम करना है कि i j j k k उनको हमने ऐड कर देना है। तो i वाले कंपोनेंट b वाले और j वाले ऐड हो गए, ये आपको ऐड करके एक आपका रिजल्टेंट वेक्टर दे देगा, ये आपका एडिशन करना यहाँ पे आ जाएगा। ना इसी को करने का एनालिटिकली दूसरा तरीका ये है कि अगर आपका मान लीजिए ये एक वेक्टर है a वेक्टर, ये आपका b वेक्टर है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है, तो उस केस में जो आपका c वेक्टर है इसका डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, डेरिवेशन सिंपल सा है बट उसको हम यहाँ पे अवॉइड करेंगे। तो इनका जो रिजल्टेंट अगर हम बनाएंगे ट्रायंगल लॉ या पॉलीगन लॉ जिस भी लॉ से, ये आपका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, ठीक है, और मान लीजिए इस रिजल्टेंट वेक्टर का ये एंगल अल्फा है, इस वाले से ओरिजिनल दोनों के बीच एंगल थीटा था, जो आपका ये c वेक्टर आया है, इस c वेक्टर का a वेक्टर के साथ एंगल अल्फा है। तो इस केस में हम लिखते हैं आपका c का स्क्वायर विल बी इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और थीटा इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, दो वेक्टर के बीच का एंगल, स्मॉलर एंगल विल बी द एंगल। तो इस केस में c वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और इसको कई बार ये भी करते हैं, इसका मैग्नीट्यूड लिखने के लिए हम इसको अंडर रूट भी ले लेते हैं, अदरवाइज इसको c स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो a के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय b का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ये दे देगा आपको आपके रिजल्टेंट वेक्टर का यह मैग्नीट्यूड। नाउ अगर हम इस एंगल की बात करें कि एंगल कितना आएगा, सो ये अगर आपका b वेक्टर है तो ये वाला वेक्टर भी आपका b वेक्टर होएगा, ये एंगल थीटा होएगा। तो उस बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो आपकी साइड आएगी ये होएगी b, ac वेक्टर को हम रिजॉल्व करें तो ये हो जाएगा b साइन थीटा, ये वाली साइड आपकी बनेगी b कॉस थीटा। नाउ अगर हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल के ऊपर ध्यान दें तो हम कह सकते हैं कि tan अल्फ़ा, इस ट्रायंगल को हम देख रहे हैं, विल बी इक्वल टू, ये आपकी साइड बनी b साइन थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b कॉस थीटा। ये आपकी इस एंगल की वैल्यू इससे निकल आएगी, तो ये आपका एंगल की वैल्यू दे देगा, ये आपका मैग्नीट्यूड दे देगा। तो इन दोनों को मिला के आपको एक्चुअली वेक्टर जो अपना रिजल्टेंट वेक्टर है उसकी वैल्यू मिल जाएगी। राइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाले दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा काम आते हैं, तो ये दोनों आपको पता होने चाहिए। नाउ इसी के ऊपर कुछ और फर्दर डिस्कशन करते हैं। सो इसी को अगर हम ये देखें कि मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो, सो अगर आपके दो वेक्टर हैं कि एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है, और आपका a वेक्टर है, b वेक्टर है, और आपने इसको ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, सो ये आपके दो वेक्टर हो गए, और ये आपका थीटा ये आपका एंगल है, और ये एंगल आपका इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है, a और b के बीच में। उस केस में cos थीटा की वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, तो आपका जो c स्क्वायर है वो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। नाउ ये वाली इक्वेशन आपको कुछ ना कुछ जानी पहचानी लग रही होगी, ये इक्वेशन है आपकी पाइथागोरस थ्योरम की। नाउ जब हम छोटे थे, बच्चे थे, तब हमें सिखाया गया कि भाई दो आपकी साइड a और b पता है, उन दोनों के बीच में अगर 90 का एंगल है तो आपकी जो थर्ड साइड है c, वो आपकी पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगी ना। अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम ये कहते हैं कि भाई ये a है और ये b है, जिनके बीच में एंगल थीटा है। अब उसके किसी भी रैंडम थीटा के लिए जो कि वैल्यू 90 होना जरूरी नहीं है, 90 से कम भी हो सकती है, 90 से ज़्यादा भी हो सकती है, तो भी हम ये वाली जो तीसरी साइड है इसकी वैल्यू बता देंगे यहाँ पे रख के। तो इसकी वैल्यू बता के हम ये बता सकते हैं कि आपकी थर्ड साइड कितनी होएगी, उसका मैग्नीट्यूड आपका इससे आ जाएगा। बचपन में सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम 90 डिग्री के एंगल के लिए थी, अब ये किसी भी एंगल के लिए आ जाएगी। चलो अब बात कर लेते हैं इसके रिजल्टेंट वेक्टर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की। नाउ ये बात अपने को पता है, जो cos थीटा होता है उसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 होएगी और उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होएगी। सो उसी के बेसिस पे डिसाइड होएगा कि आपके c की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। नाउ इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि c जो है, जब हमने इसकी वैल्यू +1 रखी तो आपका c स्क्वायर जो है वो हो गया आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि a प्लस b का स्क्वायर हो गया। ऑलराइट,
इसका मतलब हो गया कि C की जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है वो हो गई आपके A प्लस बी का मैग्नीट्यूड, या आपके C की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और अगर इसमें मैं -1 रख दिया तो बन जाएगा A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2AB, यानी कि C स्क्वायर की वैल्यू हो गई A माइनस बी का स्क्वायर, विच इम्प्लाइज आपकी C की मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगी। अगेन यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, A माइनस बी आ जाएगा, माइनस वैल्यू नहीं ले रहे हैं यहाँ पे, तो जो भी वैल्यू है उसकी पॉजिटिव वैल्यू ले ली, तो इसकी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी आपकी A माइनस बी। डायरेक्ट इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपसे आपके एग्जाम में पूछे हुए हैं। सो ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। नाउ इसी को ऐसे देखो कि अब यहाँ पे अगर मैं आपसे सवाल पूछूं, मैं कहूँ कि आपसे पूछूं कि बेटा 6 + 6 कितना होता है, हालांकि, और अक्सर स्टूडेंट इसका जवाब देते सर ये क्या सवाल पूछ रहे हो, ऑब्वियसली 6 + 6 आपका 12 होएगा। नहीं, अगर आज भी आप 6 + 6 को ऑब्वियसली 12 कह रहे हैं तो शायद आपने फिर अच्छे से वेक्टर्स नहीं सीखा, आप बड़े नहीं हुए। 6 + 6 की जो वैल्यू है बेटा वो 0 से लेकर 12 के बीच में कुछ भी हो सकती है। अगेन ये डिपेंड करेगा कि आपका इन दो वेक्टर क्वांटिटी अगर हैं तो उन दोनों के बीच में डायरेक्शन क्या है। 6 का मैग्नीट्यूड इधर था, 6 इधर था, तो 6 का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 6√2 आ जाएगा। अगर 6 पहले को इधर गया और 6 वापस आ गया तो 0 डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर दोनों का एंगल उस पर अलग अलग है, एंगल पे डिपेंड करेगा कि एक्चुअली आपकी 6 + 6 की वैल्यू क्या होगी। वो 0 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकती है। ऑफकोर्स हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो 0 से 12 के बीच में कुछ भी हो सकती है। तो अब हमारा आंसर होना चाहिए 6 + 6 कितना होएगा। अब आपका आंसर होना चाहिए दोनों के बीच में पहले एंगल बताओ, एंगल कितना है, उस पर डिपेंड करेगा अपना फाइनल आंसर क्या आएगा। राइट, सो नई तरह की मैथ से ऑफकोर्स तो 6 + 6 आपका इट कैन हैव एनी वैल्यूज बिटवीन 0 एंड 12। मैक्सिमम वैल्यू दोनों को ऐड करके आएगी, मिनिमम वैल्यू आपकी दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आएगी। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई। इसके ऊपर डायरेक्टली बहुत सवाल बनते हैं। जब हमने एडिशन डिफाइन कर लिया, उसके बाद जब हम यहाँ सब्ट्रैक्शन डिफाइन करते हैं तो हमने कहा कि जब एडिशन में हमने ऑलरेडी 5 चीज़ें कर ली, उन्हीं को इस्तेमाल करके हम सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्शन बहुत आसान है दो वेक्टर्स का। अगर मान लीजिए आप कह रहे हैं C = A वेक्टर माइनस B वेक्टर, राइट, ये आप जानना चाहते हैं कि दो वेक्टर को माइनस करके क्या आएगा। इसको हमने लिखा दिस विल बी इक्वल टू A वेक्टर प्लस माइनस B वेक्टर। तो अब हम यहाँ पे A वेक्टर में से B माइनस करने की वजह हम क्या कर रहे हैं, A में प्लस कर रहे हैं माइनस B वेक्टर या फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। तो इसका सिंपल सा मतलब हो जाता है, तो इसमें कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं करनी पड़ती अपने को। सो A वेक्टर, तो ये अपना A वेक्टर हो गया। मान लीजिए ये आपका B वेक्टर था जिनके बीच में आपका थीटा एंगल था। तो इस केस में हम ये आपका जो B वेक्टर है उसका माइनस B वेक्टर लेके अब इस वेक्टर को हम ऐड कर रहे हैं, और इस डायरेक्शन में आपका कहीं इन दोनों का जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा वो थर्ड वेक्टर इस डायरेक्शन में आएगा। ये आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। और अगर एनालिटिकली लिखेंगे तो इसमें आप लिख सकते हैं C² = A² + B² माइनस 2AB cos थीटा। और ये cos थीटा आपका ओरिजिनल एंगल है जो हम यहाँ पे मान लीजिए 60 डिग्री का एंगल था, 30 डिग्री का एंगल था, वो यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज ये माइनस साइन आपके इस एंगल को कवर कर ही लेगा। बिकॉज ये एंगल आपका एक्यूट ना होकर मान लीजिए ऑब्ट्यूस एंगल है, तो माइनस साइन आपको सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा माइनस होता है। इस सब की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, तो ये आपको सीधा ये एंगल यहाँ पे दे देगा। तो इससे करके आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा और इस तरह से हम अपना सब्ट्रैक्शन डिफाइन कर लेते हैं। राइट, ये माइनस हो गया और प्लस हो गया। नाउ हमारे लिए खुशखबरी ये है कि अपने प्लैनेट पे हमने डिवीजन बाय अ वेक्टर डिफाइन किया ही नहीं है। तो आपको कभी भी पूरी फिजिक्स में कभी भी किसी भी वेक्टर क्वांटिटी से डिवीजन नहीं दिखेगा। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेशर आपका होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और एरिया वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे हम एरिया से डिवाइड करते हैं तो नीचे आप उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने वेक्टर से डिवीजन डिफाइन किया ही नहीं, तो इसकी हमें परवाह करने की ज़रूरत ही नहीं। वेक्टर से कभी कुछ डिवाइड नहीं होएगा। ना यहाँ पे आता है फिर आपका दोनों को मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट। उस केस में आपके दो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के तरीके अपने होते हैं। एक को हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, या फिर उसको आप स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। एक होता है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर उसको आप वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। नाउ यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग कहते हैं सर ये दो तरीके क्यों बनाए हुए हैं मल्टीप्लाई करने के। बेटा हमने नहीं बनाए, ये तरीके मदर नेचर ने हमको दिए हैं। इसको ऐसे देखना कि दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनको मल्टीप्लाई कर, सेम फिजिकल क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं और उनको मल्टीप्लाई करने के बाद अगर रिजल्ट स्केलर आ जाए तो
तो हम उसको कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट। उन्हीं दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड क्वांटिटी जो बने, जो कि एक्चुअल आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, तो वहाँ पे हम करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। मैं आपको एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपका फोर्स है, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट के साथ, ऑलराइट। तो फोर्स है, उसको आप मान लो डिस्प्लेसमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और ये बना आपका वर्क डन। तो इसको हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट के फोर्स को आपने जब इसको डॉट प्रोडक्ट किया, क्या है अभी करते हैं इस पे बात। तो जब ने इसको डॉट प्रोडक्ट किया या इनको मल्टीप्लाई किया तो आपका वर्क डन आया, और वर्क डन आपकी स्केलर क्वांटिटी है, वर्क डन में डायरेक्शन नहीं है, आपने काम किया है या उसमें कोई डायरेक्शन नहीं आएगी। इन्हीं दो चीज़ों को जब हमने क्रॉस प्रोडक्ट किया, एफ क्रॉस आर किया आपने, एक्चुअली आर क्रॉस एफ होता है, बट यहाँ पे हम दोनों को मल्टीप्लाई किया है। इसको ऐसे ही लिख लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो फोर्स को ही आपने मल्टीप्लाई किया दूसरे तरीके से, वो आप बन गया आपका टॉर्क वेक्टर, राइट। अब इसी दो चीज़ों को मल्टीप्लाई जब हम कर रहे हैं ऐसे तो स्केलर बन रहा है, ऐसे कर रहे हैं तो वेक्टर बन रहा है, और ये दोनों चीज़ें अलग अलग चीज़ रिप्रेजेंट करती है। एक बताती है कितना काम हुआ है, एक बताती है वो इसको कितना घुमाएगा। तो दोनों का मल्टीप्लाई करने का तरीका जो ये हमने नहीं बनाया, हमने नोटिस किया, मदर नेचर ने ऐसा बनाया है। इस तरह से हम यहाँ पे, और इस वजह से हम यहाँ पे दो अलग अलग तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। एक को कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, एक को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। इन दोनों के बारे में सीखते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट है क्या। पहले लेट अस स्टार्ट विद डॉट प्रोडक्ट। ऑलराइट, दो वेक्टर्स के बीच में जब हम डॉट प्रोडक्ट लिखते हैं तो हम ये कहते हैं कि मान लीजिए आपका ये ए वेक्टर और अब ये बी वेक्टर है, इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब हमने जो पहले बात की थी रिजल्टेंट, वो तो ये रिजल्टेंट की बात की थी, वो रिजल्टेंट आता है दोनों को ऐड करके। अब हम इनको ऐड नहीं कर रहे हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और मल्टीप्लाई करेंगे हम डॉट प्रोडक्ट के तरीके से। उसके लिए हम लिखते हैं कि मान लीजिए सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ये आपका सी वेक्टर है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं सी इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, और कॉस थीटा आपके इन दोनों के बीच का जो एंगल है उसको करके आता है। नाउ इसको हम एक चीज़ और यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, इसी को हम इस्तेमाल करते हैं। तो सी वेक्टर यानी कि ये आपका हो गया ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये है। अब इस कॉस थीटा को हम यहाँ पे एक और इस्तेमाल करते हैं दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालने के लिए। हम कहते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड। इसको हम इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए दो वेक्टर हैं, अपने को ऐसे दे रखे हैं, जैसे ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, ठीक है। और बी वेक्टर अपने को दिया हुआ है 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, मान लो दो वेक्टर दिए हुए हैं। अब हमें ये बताना है कि इन दोनों के वेक्टर के बीच में एंगल क्या होएगा। उस एंगल के लिए हम इसका करेंगे डॉट प्रोडक्ट। अब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट जब हम करते हैं तो बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग वो आता है कि जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो इसको ऐसे देखिए, ये एक टर्म है, जब ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये फिर 3 से मल्टीप्लाई होगी, ये 3 से मल्टीप्लाई होगी, एक्चुअली 9 टर्म आती हैं। उस 9 टर्म में से आपकी 6 टर्म 0 हो जाती है, बिकॉज हम ये कहते हैं कि आई डॉट आई विल बी इक्वल टू जे डॉट जे, सॉरी आई डॉट जे विल बी इक्वल टू जे डॉट के विल बी इक्वल टू के डॉट आई, एंड इनकी वैल्यू 0 हो जाएगी, बिकॉज आई आपका x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, j आपका y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। इन दोनों के बीच में 90 का एंगल है। j आपका यहाँ पे, i आपका जैसे x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और k आपका z डायरेक्शन में वेक्टर है, इनके बीच में 90 का एंगल है। उस वजह से i डॉट j ये और ये तीनों टर्म आपकी 0 हो जाएंगी, बिकॉज 90 का एंगल है, cos थीटा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। और इस वजह से यहाँ जो आपकी डॉट टर्म की सर्वाइव करती है वो ए डॉट भी अगर हमें करना होगा, जो टर्म सर्वाइव करेंगी वो आई आई जे जे और के उनको मल्टीप्लाई करके आएगा। तो सिंपल है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है, उसके लिए आई आई को मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 2 × 1 और ये आ जाएगा -6 और ये आ जाएगा आपका 12, राइट। इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और 8। सो आपका ए डॉट भी आ गया 8। तो आपका डॉट प्रोडक्ट इन दो वेक्टर्स को सीधा आई आई जे जे के मल्टीप्लाई करके आ जाएगा। नाउ अगर हमें इनके बीच का एंगल बताना है, दो वेक्टर दिए हुए हैं, तो इनका डॉट प्रोडक्ट ये आ गया, और उसके लिए हम करेंगे फिर a का मैग्नीट्यूड और b का मैग्नीट्यूड। तो a का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो होएगा √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 3, 9, 10, ये √14 हो गया। और b का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये आ जाएगा आपका √2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। नाउ इसको करेंगे तो ये आपका बनेगा 16 प्लस 4 20 प्लस 9 √19 आ जाएगा।
सो आपके कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो हो गई a डॉट बी यानी कि 8 डिवाइडेड बाय a का मैग्नीट्यूड यानी कि √14 मल्टीप्लाइड बाय √19, ये आपके कॉस थीटा की वैल्यू हो गई। बहुत सुंदर नहीं है, बहुत अच्छी नहीं है, बट 4 नंबर दे जाएगा। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट करने के लिए आई आई जे जे के को मल्टीप्लाई कर दें, और अगर दो वेक्टर के बीच में एंगल बताना है तो उनके पहले डॉट प्रोडक्ट करें और इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, उससे आपका दो वेक्टर के बीच में एंगल भी आ जाएगा। अब इसमें बात कर लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट या फिर आपके वेक्टर प्रोडक्ट की। तो अगर आपके दो वेक्टर हैं, उनको जब हम दो वेक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या आपका ए वेक्टर या आपका बी वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल थीटा। सो जब हम कहते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, दिस विल बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा एंड एन कैप। नाउ ये एन कैप जो है ये आपका यूनिट वेक्टर है अलोंग ए क्रॉस बी, बिकॉज ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी आएगी इनको मल्टीप्लाई करके। सो एन वेक्टर आपका ए क्रॉस बी होएगा। नाउ इस केस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसमें कई बार स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं। अगर आपका ए वेक्टर और बी वेक्टर मान लीजिए इस बोर्ड के प्लेन में है, तो ए क्रॉस बी करने के लिए हम हमेशा ये करेंगे, पहले आपकी राइट हैंड फिंगर कर्ल्स यूज़ करते हैं। तो पहले ए वेक्टर के लिए की तरफ आप अपनी फिंगर पॉइंट करें, उसके बाद कर्ल करें बी वेक्टर की तरफ। तो इस केस में आपका ए क्रॉस बी का डायरेक्शन आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे आएगा, इनटू द बोर्ड नहीं जाएगा, आउट ऑफ द बोर्ड ऐसे आएगा। अगर हम बी क्रॉस ए करें तो पहले बी की तरफ फिंगर्स, उसके बाद हमने उसको ए की तरफ फोल्ड किया, और अब आपका अंगूठा क्योंकि अंदर गया तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन अंदर होएगी। तो आपका ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए हमेशा उस प्लेन के परपेंडिकुलर होएगा जिस प्लेन में आपके ए वेक्टर और बी वेक्टर एग्जिस्ट करते हैं। राइट, सिंपल है। इसी को यूज़ करके हम साइन थीटा की वैल्यू भी निकालना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। एक यहाँ पे नीट में और आपके एग्जाम में कई बार ऐसे सवाल पूछे हुए हैं जहाँ पे आपको दो वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करके उनका फाइनल रिजल्ट बताना है। तो उसको रिजल्ट बताने के लिए हम एक मैट्रिक्स वाला मेथड यूज़ करते हैं, बड़ा ही सिंपल मेथड है। सो मान लीजिए आपका ए वेक्टर इज इक्वल टू, हमने कहा A1 आई कैप, A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, और बी वेक्टर उसको हमने लिखा B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप। ये आपके तीन कंपोनेंट XYZ डायरेक्शन में ए के और बी के दिए हुए हैं। उस केस में हम जो मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिखते हैं कि अगर आपने इनको क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो पहले लिखें I, फिर J और फिर K। यहाँ पे हमने पहले वेक्टर के, अच्छा हम यहाँ जानना चाह रहे हैं A क्रॉस बी। A क्रॉस बी करने के लिए उसी ऑर्डर में रखेंगे, पहले A की टर्म फिर B की टर्म। तो हमने यहाँ लिखा A1, A2, A3, उसके बाद B1, B2, B3। नाउ अब इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा उसमें अगर हमें I का कंपोनेंट बताना है तो A क्रॉस B जो होएगा दैट विल बी इक्वल टू, अब उसके लिए I का टर्म जो बताना है तो I को हाइड कर लें और उसके नेक्स्ट जो टर्म है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके माइनस कर दें। मतलब क्या है, इसको करें A2 B3 माइनस, उसके बाद ये आ जाएगा आपका A3 B2 और इसके साथ आई कैप लगा दें, प्लस जे कैप के लिए अब जे वाली टर्म हाइड कर लें, उससे अगली टर्म आपकी A3 है तो इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आएगा आपका A3 B1 माइनस A1 B3। ऑलराइट, उसके बाद प्लस के कैप के लिए के को हाइड करें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे कर लें। तो हमने के को हाइड किया है, उससे नेक्स्ट आपकी A1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा A1 B2 माइनस आपका A2 B1। राइट, बस ये सिंपल सा है, ऐसा वो करके अपना क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू आ जाती है। सॉल्व करने के लिए एक एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ऐसे कह लेते हैं कि आपको ए वेक्टर जो दिया हुआ है वो है आई कैप, इसको ऐसे लिख लेते हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और बी वेक्टर जो है वो हो गया लेट्स से 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। ये आपका बी वेक्टर आ गया। अब हमें इन दोनों को ए क्रॉस बी बताना है, क्रॉस प्रोडक्ट करके बताना है क्या है। तो टू फाइंड अपने को ए क्रॉस बी है। ए क्रॉस बी करने के लिए अब हम यहाँ मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो आपका आ जाएगा यहाँ पे आई, एक काम करते हैं ये जगह ही यूज़ कर लेते हैं। सो ये आ गया आपका आई जे के, और यहाँ पे हमने आई के मैग्नीट्यूड लिखे ये 2 3 4, और उसके बाद हमने बी के मैग्नीट्यूड लिखे 3 माइनस 4 5। अब इसको जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आपका ए क्रॉस बी जो होएगा वो होएगा आई की टर्म बताने के लिए इसको मल्टीप्लाई करें, ये आएगा ऐसे मल्टीप्लाई होके इसमें से माइनस हो जाएगा। सो दिस विल बी 5 3 जा 15 माइनस
4 4 जा आपका 16 माइनस साइन के साथ, तो या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 प्लस जे कैप के लिए अब इसको हाइड कर लें तो 4 इंटू 3 यानी कि 12 4 इंटू 3 माइनस इसको करेंगे 10, ये आपका जे की वैल्यू आ जाएगी, प्लस के के लिए फिर इसको हाइड करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये आएगा -8 और उसमें से आप माइनस करें -9, बस ये क्रॉस इस तरह करके मैट्रिक्स मेथड से आपका आंसर आ जाएगा। सो ये वैल्यू हो गई आई, और 15 प्लस 16 हो गया आपका 31, तो उसको ऐसे लिख लेते हैं, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो दिस विल बी 31 आई कैप, और ये बनेगा आपका 2 जे कैप, और ये बनेगा आपका -17 के कैप। सो दिस विल बी आवर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अगर हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन ये है कि वैल्यू ऑफ a माइनस बी, एक काम करते हैं a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं a माइनस बी, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है कितनी होएगी। a प्लस बी क्रॉस प्रोडक्ट a माइनस बी वेक्टर्स का कर रहे हैं। नाउ ये जब हमने बचपन में पढ़ा था तो हमको ये कहा था कि a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। लेट अस से वही इसका आंसर यहाँ पे आता है क्या। तो जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो a को जब हम इससे क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू a क्रॉस a, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और ये आएगा a प्लस ये हो गया a, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं माइनस बी के साथ, प्लस बी को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपका बनेगा b क्रॉस a, फिर b को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस b क्रॉस b। नाउ आपका a क्रॉस a आपका 0 हो जाएगा, b क्रॉस b आपका 0 हो जाएगा, फॉर द सिंपल रीज़न a वेक्टर और a वेक्टर जो है दोनों वेक्टर के बीच में एंगल 90 है, और सॉरी एंगल 0 है। सिमिलरली जो भी b वेक्टर है और b वेक्टर दोनों को जब अपने साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी। सो इसकी जो हो गया वैल्यू, ये हो गया माइनस a क्रॉस b और हो गया प्लस b क्रॉस a। नाउ a क्रॉस b माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस b क्रॉस a प्लस b क्रॉस a। सो यहाँ की यानी कि इसकी अपनी वैल्यू हो जाएगी ट्वाइस b क्रॉस a, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। सो अब हम जब वेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर नहीं होएगा, उसकी वैल्यू ट्वाइस b क्रॉस a हो जाएगी, और अगर यहाँ माइनस यहाँ प्लस होता तो ये ट्वाइस a क्रॉस b हो जाता। सो यहाँ पे अब थोड़े से सवाल आपके डिफरेंट लेवल हो गया अपना, अब 9th-10th में नहीं है, अब 11th के जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अपना लेवल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया है। यहाँ पे ऐसे आपको डिफरेंट सवाल देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि फाइंड द कंडीशन, सवाल है कि फाइंड कंडीशन अंडर विच वेक्टर a प्लस बी एंड a माइनस बी आर ऑर्थोगोनल या फिर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको बताना है वो कौन सी कंडीशन होएगी जिसमें a प्लस बी और a माइनस बी ये दो वेक्टर हैं, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। नाउ दो वेक्टर जब भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब ये है कि दोनों के बीच में 90 का एंगल है और उनका cos थीटा 0 आएगा, यानी कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। सो दिस इम्प्लाइज आपका a प्लस बी या वेक्टर डॉट प्रोडक्ट a माइनस बी विल बी इक्वल टू 0, दोनों का डॉट प्रोडक्ट आपका 0 आना चाहिए ना। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे a डॉट a, और उसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a डॉट b, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे b डॉट a माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ a डॉट b और b डॉट a दोनों कैंसिल हो जाएंगे, सो ये अपनी फाइनल बची b डॉट b है। ऑलराइट, नाउ a डॉट a को हम a स्क्वायर भी लिख सकते हैं माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज a का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू b का मैग्नीट्यूड। ये अगर आपका है सिचुएशन, ये सिनेरियो है, तो आपका a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। नाउ ये कुछ क्वेश्चन थे जहाँ पे इसको हमने सॉल्व किया, इसके अलावा आपका इसमें और ज़्यादा इससे कवर नहीं कर पाएंगे, और आपके जितने अप टू ईयर 79 तक जितने क्वेश्चन आज तक आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो सारे मैंने सॉल्व करके विद सॉल्यूशन आपके इस यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है।
मेरा आपको सजेशन होएगा, रिकमेंडेशन होएगा कि अब जाके वो सारे सवाल खुद सॉल्व करके देखें, और अगर आपसे सवाल नहीं सॉल्व हो रहे हैं या कहीं अटक जाते हैं तो फिर उसका सोल्यूशन देखें, एंड आई एम श्योर यू विल लर्न अ लॉट। वेक्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिटिकल चैप्टर्स है, बिकॉज आधी 11 प्लस 12 की फिजिक्स आपके वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स पे बेस होती है, राइट। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। Next question, it says 6 vectors A through F have magnitude and direction indicated in the figure. Which of the following statement is true? हमें statement दी हुई है B plus C is equal to F, या D plus C is equal to F, या D plus E is equal to F, या फिर B plus E is equal to F। तो हमारे जो vectors दिए हुए हैं अपने को वो बताना है कि किस दो को हमें ऐड करना है कि हमें F वेक्टर मिल जाए, ठीक है। सो ये अपना को दिया हुआ है A वेक्टर, बी वेक्टर जो हमें दिया हुआ है वो नीचे इस डायरेक्शन में आपका बी वेक्टर है, सी वेक्टर जो दिया है वो आपका इस डायरेक्शन में सी वेक्टर है, और डी वेक्टर आपका ऊपर की डायरेक्शन में, दिस इज आर डी वेक्टर, और ई वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में ई वेक्टर है, और एफ वेक्टर जो दे रखा है जो अपना फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर है जिसके बारे में हमें बात करना है वो एफ वेक्टर इधर है। नाउ सिंपल सा वेक्टर की एप्लीकेशन है, किन दो वेक्टर्स को इनमें से ऐड करें कि आपका एफ वेक्टर बन जाए, ये हमें बताना है। सो अगर एफ हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है तो उस केस में दो वेक्टर इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में होने चाहिए, उन्हीं दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा। नाउ अब इन बाकी के 5 में से हमें फिगर आउट करना है कौन से दो वेक्टर इस डायरेक्शन में है। सो इनको देख के हम कह सकते हैं दिस इज माई डी वेक्टर एंड दिस इज माई ई वेक्टर। सो बेस्ड ऑन दिस हम ये बड़े सिंपली कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी डी प्लस ई इज इक्वल टू एफ will be the right answer. Next question. Question says 2007 का सवाल है. It says if A and B are two vectors and theta is the angle between them, और अपने को गिवन है कि if A cross B vector का magnitude is equal to अंडर रूट 3 A dot B, A dot B vector, the value of theta, हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। ऑप्शन है 30, 60, 45 या 90 डिग्री। राइट, सिंपल सवाल। हमें यहाँ पे दिया है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड इज अंडर रूट 3 टाइम्स A डॉट B के बराबर है। राइट, सो A क्रॉस B के मैग्नीट्यूड को हम लिख सकते हैं दिस विल बी इक्वल टू A B साइन थीटा। A डॉट B को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 3 A B कॉस थीटा। नाउ ये सारे मैग्नीट्यूड A और B के मैग्नीट्यूड दे विल गेट कैंसल विद ईच अदर। कॉस थीटा को अगर हम नीचे ले आए सो दिस विल बी साइन थीटा divided by cos theta is equal to root 3. So this will be tan theta is equal to root 3 which implies theta is equal to 60 degree. So ये अपना final answer हो गया. So option number D 60 degree is the correct choice. Alright, question says two vectors are defined as A is equal to A I cap and B is equal to A cos omega t I cap plus sin omega t j cap, where A is a constant and omega is equal to pi by 6 radian per second. If A plus B is equal to root 3 times A minus B at time t is equal to t naught for the first time, then value of t naught in seconds will be, और हमें इसका बताना है इससे t naught की वैल्यू क्या होगी। नाउ अगर इन वेक्टर्स पे अगर हम गौर करेंगे, सो ये दो वेक्टर्स अगर आप गौर करेंगे सो दिस इज़ हाउ दीज वेक्टर्स लुक लाइक। तो आपका एक वेक्टर जो है ए आई कैप ऐसे, ये आपका हो गया वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई कैप। ना जो बी वेक्टर है, इस बी वेक्टर को हम लिख सकते हैं बी वेक्टर विल बी इक्वल टू ए बी एक्स कंपोनेंट विल बी इक्वल टू कॉस ओमेगा टी, और बी का वाई कंपोनेंट विल बी इक्वल टू ये आई कैप है विल बी इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी। नाउ इसका मतलब ये आपको सर्कुलर मोशन से बात क्लियर होएगी। सो बी वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट करता है एक सर्कल विद रेडियस आपका ए। तो इसको अगर हम प्लॉट करेंगे, ऑल्दो इस सवाल में इसकी खास ज़रूरत है नहीं, पर मैं चाहता हूँ आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रहे। तो ये आपका अगर सर्कुलर पाथ है ऐसे, तो ये बी वेक्टर आपका ऐसे कहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका बी वेक्टर है जो कि सर्कल को सर्कल में यहाँ पे ट्रेवर्स कर रहा है। तो किसी भी टाइम टी पे ये आपका ऐसे सर्कुलर मोशन यहाँ पे करेगा, तो ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका ए वेक्टर है। ठीक है,
और b का अगर हम मैग्नीट्यूड देखेंगे तो b का मैग्नीट्यूड अगर इसको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे सो दिस विल इसके बाद b का मैग्नीट्यूड आपका a हो जाएगा। ये आपका सिनेरियो है। ना यहाँ पे अपने को दिया हुआ है कि जो इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, और यहाँ पे अपना थीटा होएगा विल बी इक्वल टू ओमेगा टी। राइट, तो फॉर द फर्स्ट टाइम ये वैल्यू हुई आपकी a प्लस बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू √3 टाइम्स a माइनस बी का मैग्नीट्यूड। राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम a प्लस बी वैक्टर्स के फॉर्मेट में इसको लिखें एनालिटिकल मेथड में जो हमने पढ़ा हुआ है, सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर, this will be equal to under root of a square plus b square plus twice ab cos theta will be equal to √3 times ये बनेगा आपका a square plus b square minus 2ab cos theta, where a square और ये ab जो है ये आपके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं। सो नाउ अगर हम यहाँ पे देखें a का मैग्नीट्यूड जो है a का मैग्नीट्यूड भी a है और स्मॉल a, b का मैग्नीट्यूड भी स्मॉल है, उसको अगर हमें इंसर्ट कर दें और दोनों का स्क्वायर कर दें सो दिस इक्वेशन विल बिकम a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ट्वाइस a स्क्वायर cos थीटा विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स ये बनेगा आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर cos थीटा। ना यहाँ पे अगर हम दोनों को ऐड करके 2a स्क्वायर कॉमन ले लें तो लेफ्ट हैंड साइड ये बन जाएगी 2a स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ये बनेगा 2a स्क्वायर, उसको अगर हम कॉमन ले लें ये बनेगा 6a स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा। तो 2a स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं, तो दिस मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा विल बी इक्वल टू ये 3 बचेगा, मल्टीप्लाई कर दें 3 माइनस कॉस थीटा, तो सॉरी 3 माइनस 3 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को इधर ले आए, 1 को इस तरफ ले जाएं, सो ये अपना वैल्यू बन जाएगी 4 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 विच इम्प्लाइज कॉस थीटा की वैल्यू आ गई 1/2। नाउ कॉस थीटा को यहाँ पे अपने को दिया हुआ है थीटा जो है, हम यहाँ पे जो थीटा ले रहे थे थीटा इज इक्वल टू आपका ओमेगा टी है, तो इसकी वैल्यू यहाँ रख देते हैं। सो कॉस ओमेगा टी विल बी इक्वल टू 1/2 विच इम्प्लाइज ओमेगा टी विल बी इक्वल टू π/3। 60 के एंगल पे आपकी वैल्यू 1/2 होती है और ओमेगा की वैल्यू अपने को यहाँ पे π/6 दिया हुआ है, सो विच इम्प्लाइज π/6 मल्टीप्लाइड बाय टी विल बी इक्वल टू π/3 विच इम्प्लाइज आपका विच इम्प्लाइज टी विल बी इक्वल टू 2 सेकेंड। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ये जो सिचुएशन है कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू √3 टाइम्स, ये तब होएगा जब आपकी थीटा की वैल्यू π/3 होएगी, यानी कि t की वैल्यू 2 सेकेंड्स होएगी। सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2, दैट विल बी आवर फाइनल आंसर।